नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 महाजनपद काल। और ये जो हम सीजी हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 का सारांश होगा, जिसे लिखा है डॉक्टर SD चौबे और नीलेश सर ने, है ना। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है महाजनपद काल और कैसे इस काल में छत्तीसगढ़ के होने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं। महाजनपद काल दोस्तों भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से जो है व्यवस्थित रूप से इतिहास ज्ञात होने लगता है ना। इस टाइम पीरियड से जो है इतिहास व्यवस्थित हो गया था, है ना। व्यवस्थित रूप से इसमें जो है कहना चाहिए कि अभिलेख आ गए थे, आहत सिक्के आ गए थे, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, शैल चित्र, है ना, ये सब आने लगे थे। तो इस समय से जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है व्यवस्थित इतिहास हमें देखने को मिलता है। मतलब साक्ष्य हमें अच्छे मिलते हैं, तो इससे जानकारी भी हमें स्पष्ट मिलती है ना। अंगुत्तर निकाय के अनुसार इस दौरान जो है संपूर्ण भारत जो है 16 महाजनपदों में विभक्त था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है इस समय पूरा संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। ठीक है। और इस 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था, क्या? चेदी महाजनपद, है ना। चेदी महाजनपद था। और इसी चेदी का जो है कहना चाहिए कि इस चेदी महाजनपद का जो है अभ्रंशित रूप छत्तीसगढ़ था, और इसी से छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहना है किनका? हीरालाल जी का, इतिहासकार हीरालाल जी का, है ना। चेदी महाजनपद, और इसकी राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती। चेदी से क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, है ना। देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फोटो हो तो हमारे पास। नहीं, चेदी महाजनपद, राजधानी सुक्तिमती, है ना। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन छत्तीसगढ़, ठीक है। मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। मौर्यकालीन छत्तीसगढ़, इस समय जो है छत्तीसगढ़ जो है 2 भाग में बटा था, है ना। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में आता था। 2 भाग में बटा था, सॉरी। उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में आता था, और दक्षिणी भाग कलिंग साम्राज्य में आता था। दक्षिणी भाग कलिंग साम्राज्य में आता था, है ना। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इतिहास में कि अशोक ने कलिंग को जीता था, और अशोक के जीतने के बाद जो है छत्तीसगढ़ जो है किसके अधीन आ गया? पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया, मतलब अशोक के अधीन आ गया था, है ना। कलिंग विजय के पश्चात जो है कहना चाहिए कि अशोक को रियलाइज़ होता है कि ये मारकाट इतना ज़्यादा खून खराबा सही नहीं है, और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर उसके बौद्ध के प्रचार प्रसार किया, अपने स्तंभ जगह जगह जो है स्थापित किए, और उसके माध्यम से जो है कहना चाहिए कि अपने शासन प्रशासन को एक बेहतर आयाम तक पहुंचाया, है ना।
आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्यों की बात करते हैं तो साक्ष्य जो है 3 प्रकार से मिले हैं। सिक्कों की बात करें तो 3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन, है ना। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला तो है, अच्छा सिक्के है, सिक्के आपके उदाहरण के लिए मैंने रखे हुए हैं सिक्के, कुछ सिक्के हैं मेरे पास। ये तो आपका स्तंभ हो गया, काष्ठ स्तंभ हो गया, ये स्वर्णकालीन सिक्के हो गए ये, है ना। और ये भी है, आगे इनको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। सिक्के सबसे पहले है चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। दूसरे प्रकार के सिक्के हैं आहत सिक्के, और तीसरे प्रकार के सिक्के अन्य। ये आहत सिक्के हो गए, ये चांदी के सिक्के हो गए, ठीक है। चांदी के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले? चांदी के सिक्के मुख्य तौर पे अकलतरा से, तारापुर रायपुर से और सारंगढ़ से चांदी के सिक्के, मौर्यकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। सारंगढ़ से कहाँ से? बारगांव से। आहत मुद्राओं की बात करें तो आहत मुद्रा मिले हैं तारापुर से, तारापुर के अलावा आरंग से, आरंग के अलावा उड़ेला रायपुर से, उड़ेला रायपुर से, और इसके अलावा जो है मल्हार से मिले हैं। अन्य सिक्कों की बात करें तो ये कहाँ से मिले हैं? अन्य सिक्के मिले अकलतरा से, ठठारी से और बार व देवगांव जो सारंगढ़ में पड़ता है, इन जगहों से अन्य सिक्के मिले हैं, है ना। और इन सिक्कों की खोज किसने की? इन सिक्कों की खोज रमेंद्रनाथ मिश्र ने की, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ मिश्र ने की, ठीक है। अब मौर्यकालीन अभिलेखीय साक्ष्य और शैल चित्रों की बात करें तो इनमें प्रमुख है जोगीमारा की गुफा, सॉरी, जोगीमारा की गुफा। यह है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा। आगे बढ़ते हैं, इससे जानते हैं क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। पहाड़ी जो कहाँ है? सरगुजा में है, ठीक है। यहां से जो है ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं, ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। और ये लेख क्या बताता है? ये लेख जो है सुतनुका नामक देवदासी, सुतनुका और नर्तक देवदत्त
देवदत्त, सुतनुका नामक देवदासी और देवदत्त के प्रेम का वर्णन करता है ना। खोजकर्ता इसके कौन थे? खोजकर्ता थे इसके कर्नल आउसले। कर्नल आउसले। उस समय क्या है, जब अंग्रेज आए थे तो कई अंग्रेज सेना में सेवाएं देने के साथ साथ अपने रुचि के कार्य भी करते थे। तो इसीलिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि कर्नल आउसले ने 1848 ईस्वी में किए, है ना। अवलोकनकर्ता कौन है? टी-ब्लांस थे। और ये किसके समान यहाँ पे चित्र मिलते हैं? बाघ एवं अजंता के भित्ति चित्रों के समान। और इसे जो है भारतीय चित्रकला में वरुण देव का मंदिर कहा जाता है ना। जोगी मारा को गुफा को क्या कहा जाता है? वरुण देव का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिलालेखों की बात करें तो मौर्यकालीन शिलालेख सारंगगढ़ एवं आरंग से प्राप्त हुई है ना। इस समय की लिपि क्या थी? इस समय की लिपि थी ब्राह्मी, है ना। अब आ जाते हैं यात्रा वृत्तांत की ओर। यात्रा वृत्तांत क्या क्या कहा था यात्रियों ने, है ना। यात्रा वृत्तांत, चीनी यात्री वेन सांग इस समय जो है 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की, है ना। वेन सांग ने, आप लोगों ने देखा होगा एक बैग पकड़ के, जो उसमें वो बाजा गाजा सब टाइप का दिखता था। मेरे हिसाब से, मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से वो आया था छत्तीसगढ़, है ना। और उसने छत्तीसगढ़ को क्या कहा था अपनी रचना में? कियास लो। कौन सी रचना में? सी यू की, है ना। और उसने कहाँ का कहना चाहिए कि भ्रमण किया था? बौद्ध विहार तुरतुरिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाट्यशाला की बात करें नाट्यशाला, सीता बेंगरा की गुफा, है ना। सीता बेंगरा की गुफा ये कहाँ है? सरगुजा में है। कौन से पहाड़ी पर है? रामगढ़ की पहाड़ी पर है। सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है। कौन से काल में मिला ये? 3री शताब्दी में। कहाँ स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी में है। यहाँ से क्या मिले? मौर्यकालीन नाट्यशाला, माने एंशियंट थिएटर के यहाँ से जो है अवशेष मिले हैं। और इसे जो है विश्व के सबसे प्राचीन प्रस्तर नाट्यशाला की संज्ञा दी गई है। नाट्यशाला की संज्ञा दी गई है, ठीक है। खोजकर्ता हुई कर्नल आउसले। और नाट्यशाला का अध्ययन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। संतलाल कटारे। संतलाल कटारे ने इसका जो है अध्ययन किया, ठीक है। अब मौर्यकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये देख लेते हैं। मूर्ति की बात करें तो कोटाडोल में जो है, कोटाडोल कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके बाद स्तंभ अर्थात लाट की प्राप्ति कहां से हुई है? स्तंभ लाट की प्राप्ति कहां से हुई है?
कपाटपुरम से जो है, कपाटपुरम नामक स्थान से स्तंभ की प्राप्ति हुई है। यह है स्तंभ, है ना। और ये कौन अशोककालीन स्तंभ है, अशोककालीन स्तंभ है, ठीक है। अब बंदरगाह की बात करें तो पैरी नदी के समीप सिरगिट्टी नामक स्थान से गोदी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। स्थान पर गोदी के साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण कोसल का चाणक्य किसे कहा जाता है, साधारण को कहा जाता है ना, दक्षिण कोसल का चाणक्य। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के पश्चात जो है सातवाहन वंश के कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं इसके बारे में जानते हैं, है ना। सातवाहन वंश के साक्ष्यों को सातवाहन वंश, है ना, सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन होने के पश्चात जो है शुंग वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की, है ना। और शुंग वंश के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मल्हार से मिलते हैं। मल्हार से शुंग वंश के साक्ष्य मिलते हैं। शुंग वंश के पश्चात जो है दक्षिण कुशल क्षेत्र में सातवाहन वंश की नींव रखी। शुंग के बाद जो है सातवाहन वंश की नींव रखी गई थी, सातवाहन वंश आया था, है ना। और इसका शासन काल जो है 72 से 200 ईसा पूर्व थी, 200 ईसा पूर्व, है ना। राजधानी इसकी कौन सी थी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। और मल्हार इसकी क्षेत्रीय राजधानी थी। मल्हार क्षेत्रीय राजधानी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन कालीन छत्तीसगढ़ के साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले मुद्रा जान लेते हैं। मुद्रा जो है मल्हार से, बालपुर शक्ति से और चकरबेड़ा बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। इन तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। मल्हार से अपिलक की 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तांबे एवं कांस्य की। वेदश्री का एक सिक्का मिला है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का चांदी का सिक्का मिला है। और पोटिन के सिक्के मिले हैं, है ना। बालपुर से राजा अपिलक और गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के मिले हैं। और चकरबेड़ा से रोमकालीन सिक्के मिले हैं, है ना। शॉर्ट में लिख देता हूं। अपिलक, बालपुर से अपिलक प्लस गौतमी पुत्र, अपिलक प्लस गौतमी पुत्र के सिक्के मिले हैं। और चकरबेड़ा से जो है रोमकालीन सिक्के मिले हैं, रोमकालीन सिक्के, है ना। इसी प्रकार आगे देखते हैं। शिलालेखों की बात करें, शिलालेखों की बात करें तो गुंजी दमोदरहा से, गुंजी दमोदरहा कहाँ है, शक्ति से। वरदत्त श्री के बारे में बताया गया है। और 1000 गाय ब्राह्मणों को दान के बारे में बताया गया है ना। 1000 गाय दान के बारे में बताया गया है। अन्य शिलालेखों की बात करें तो विक्रमपुर खैरागढ़ से जो है राजा वरदत्त श्री के बारे में मिलते हैं। सती स्तंभ लेख है, खंडित लेख है। इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के लेख मिले हैं। पुस्तक में आपको डिटेल दिया हुआ है। मैं तो इसका सारांश पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको पूरी क्लास करके देनी है ना। नहीं तो ये क्लास 1 से 1.5 घंटे का होगा। मैं आधे घंटे में इसको समराइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यात्रा वृत्तांत यही इस काल के एक यात्रा वृत्तांत है, एक महत्वपूर्ण, वो जान लीजिए। प्रसिद्ध विद्वान टालमी फिलाडेल्फस ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की और छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया है ना। यात्रा वृत्तांत ये एक इंपॉर्टेंट जो है उसको बता देता हूं। फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस
छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख, छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश। कुषाण वंश से क्या क्या मिले हैं? कुषाण वंश से दो प्रकार की चीजें मिले हैं। कौन कौन सी चीजें? सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के, है ना। ये आपके लिए मैंने फोटो रखा था, सब अवेलेबल नहीं हो पाता है दोस्तों, क्या करोगे, है ना। कुषाण वंश जो है सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के मिले। सोने के सिक्के कहाँ से मिले थे? तेलीकोट रायगढ़ से, इसके खोज करता थे सीके साहू। और तांबे के सिक्के झाझापुरी, पेंडरवा, बिलासपुर से और कोरबा से मिले, है ना। और भारत में मौर्य वंश के पश्चात जो है राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण होने पर जो है अनेक विदेशी वंशों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया, है ना। छत्तीसगढ़ में इस वंश के प्रतापी शासक कनिष्क की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, है ना। कनिष्क की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कनिष्क की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके पश्चात है मित्र वंश। मित्र वंश के बारे में बात करें तो यहाँ इनका जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है? मल्हार से मिला है। प्रमुख शासक सुमित्र, रविमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र थे। अपने नाम के अंत में जो है मित्र की उपाधि लगाते थे, इसलिए इनको मित्र वंश कहा जाता था, है ना। और इनसे एक महत्वपूर्ण मित्र वंश से जुड़े एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए तथ्य ये जान लेते हैं। गामस कोसलीय, गामस कोसलीय गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण मुद्रा जो है मल्हार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मल्हार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की बात करें तो वाकाटक वंश में जो है विंध्य 3वीं शताब्दी पूर्वार्ध में जो है सातवाहनों का सत्ता कहना चाहिए कि पतन की ओर गिरा और वाकाटक वंश का उदय हुआ, है ना। इतिहासकार मिरासी के अनुसार जो है प्रवंश सेन के पुत्र, प्रथम पुत्र के तीसरे पुत्र ने जो है प्रवर सेन प्रथम के तीसरे पुत्र ने समुचे छत्तीसगढ़ पर अपना प्रभाव जाना। छत्तीसगढ़ था दक्षिण कोसल पर, है ना। प्रवंश सेन के पुत्र कौन था? प्रथम का पुत्र, तीसरे पुत्र विंध्य शक्ति, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, व्यवस्थित करते हैं। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश में विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति का पुत्र कौन? प्रवर सेन। प्रवर सेन ने जो है छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश की स्थापना की। छत्तीसगढ़ में संस्थापक, ठीक है, कौन थे? प्रवर सेन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शासक करने वाले भी यही होंगे, प्रवर सेन प्रथम। इन्हीं के तीसरे पुत्र ने जो है पूरे दक्षिण कोसल पर राज किया था, है ना। विंध्य शक्ति के पुत्र थे, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक थे। दो महत्वपूर्ण तथ्य तो यहीं से हो गया। प्रवर सेन के बाद, ये तो पहले हो गए, दूसरे नंबर पे आते हैं महेंद्र सेन। महेंद्र सेन, इन्होंने क्या किया था? व्याघ्रराज, अच्छा नहीं सॉरी, महेंद्र सेन प्रवर सेन का जो प्रथम का पौत्र था, जिसे क्या है रुद्रसेन प्रथम के नाम से जाना जाता था। और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान महेंद्र को पराजित किया था। समुद्रगुप्त से पराजित,
समुद्रगुप्त से पराजित। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। किसकी जानकारी? महेंद्र सेन के हारने की जानकारी। किससे हारने की जानकारी? समुद्रगुप्त से हारने की जानकारी। समुद्रगुप्त के किस अभियान में हारा ये? तो ये समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में हारा, है ना, ठीक है। तीसरे राजा थे रुद्रसेन, ठीक है, रुद्रसेन। और इसकी दो पुत्री थी, दो पुत्री कहता हूं जी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती देवी से इसका विवाह हुआ और इसके दो पुत्र हुए, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, है ना। इसके बाद जो है प्रवर सेन है, रुद्रसेन के बाद है प्रवर सेन। प्रवर सेन के समय इंपॉर्टेंट फैक्ट, कालिदास ने मेघदूत की रचना की, मेघदूतम। कालीदूत ने जो है मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना की। कहाँ? सरगुजा की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी पर। और छत्तीसगढ़ को स्वर्ग का द्वार कहा, स्वर्ग का द्वार कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नरेंद्र सेन की ओर। पृथ्वीदेव द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ मालवा एवं मैकल पर अपना अधिकार कर लिया था, है ना। और रिद्धिपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। भवदत्त वर्मन से पराजित, रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार, ठीक है। अब हारने हराने का खेल चलेगा। पृथ्वीसेन द्वितीय अगला शासक है। इनके बारे में जाने, पंड्यापाधार केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने जो है नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। भवदत्त वर्मन, तू हराया था, अब तेरे बेटे को मैं हराऊंगा, है ना। अर्थपति भट्टारक को हराया था, ठीक है। इसके बाद है अगले राजा देवसेन। देवसेन के बाद आखिरी है हरिसेन, वाकाटक वंश का जो है अंतिम शासक हरिसेन, है ना। अब आते हैं गुप्त वंश की ओर। गुप्त वंश, ठीक है। इनका कालक्रम कितना था? 319 से 500 ईसा पूर्व। और गुप्तकालीन साक्ष्य सिक्कों की बात करें तो पिटाईवल, रायपुर, बानाबना दुर्ग, खरसिया से, आरंग से, खैरताल से, कुलिया से, खेलनाल ग्राम से, पीतेबंद से जो है गुप्त वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और गुप्त वंश में मुख्य रूप से हम जानेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में हमने जाना कि इसने महेंद्र सेन को जो है हराया था, है ना, दक्षिणापथ अभियान। और ये कहाँ से जानकारी मिलती है? ये हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से ये जो है जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन और उन्होंने ही लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, है ना। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति जो है समुद्रगुप्त ने अपने अभियानों के दौरान अपनाई। और समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य जो है महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम से मिलते हैं, है ना। महासमुंद के रूपा देवी के साक्ष्य कोपरा नामक स्थान से, कोपरा महासमुंद से, है ना।
कोपरा जलाशय हाल ही में क्या रामसर स्थल घोषित हुआ है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान के दौरान महानदी के तट पर डेरा लगाया था। इसीलिए जो है इसका नाम जो है क्या पड़ गया था, महासमुंद पड़ा था, महासमुंद का नाम है ना। दूसरे हैं रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद है रामगुप्त। रामगुप्त का सिक्का दुर्ग के बानाबारत से मिला है, बानाबारत की पहाड़ी से। उसके बाद अगले शासक हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एक्चुअली में है ना। और इन्हीं के समय जो है कालिदास के प्रवास के दौरान मेघदूतम की रचना की। छत्तीसगढ़ को क्या कहा, स्वर्ग का द्वार कहा। इसके पश्चात अगले शासक हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के जो है अनेक सिक्के छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और आरंग से 5वीं शताब्दी का रत्न जड़ित मयूर का सिक्का मिला है ना, जिसमें जो है परम भागवत महाधिराज श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य अंकित है। ठीक है, इसके पश्चात हैं अगले शासक भानुगुप्त। भानुगुप्त है ना, ये आखिरी शासक हैं छत्तीसगढ़ में। और इसमें सरब राज को कहना चाहिए कि भानुगुप्त के समय का एरन अभिलेख जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है 510 ईसा पूर्व। और इसमें सरब राज को गोपराज का नाना कहा गया है, जो भानुगुप्त का सामंत था, है ना। गुप्तकालीन स्थापत्य की बात करें, गुप्तकालीन स्थापत्य तो गुप्त काल अपने स्थापत्य के अलग, गुप्त काल को कहना चाहिए स्वर्ण युग कहा जाता था। स्थापत्य का मान कहना चाहिए किसका, स्वर्ण युग तो कहा जाता है। गुप्त काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त काल अपने स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। और इस काल में जो है नागर शैली में कला का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन स्थापत्य की बात करें तो पहला है विष्णु मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, तालागांव बिलासपुर में। और पुजारी पालिका केवटिन मंदिर। पुजारी पाली के बारे में ये मत ये है कि इस मंदिर को जो है भगवान ब्रह्मा बना रहे, विश्वकर्मा ही आपने खुद अपने हाथों से बना रहे थे। और चूंकि सुबह जल्दी उठकर भोर में गाँव वालों ने देख लिया तो उन्होंने मंदिर को बनाना बंद कर दिया। और वो मंदिर जो है उसी स्तर पर खंडित रह गया, खंडित है ना। और उसको गांव वालों ने बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे कंप्लीट कभी नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको विश्वकर्मा जी ने उसको क्या है आधा छोड़ दिया था, है ना। ये तथ्य है। आइए रिवाइज कर लेते हैं आज के क्लास को। आज हमने पढ़ा महाजनपद काल। महाजनपद काल अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद में विभक्त था संपूर्ण भारत। और उसमें से एक जनपद था चेदी, जो कि जाना जाता था चेदी, जो कि जिसका अपभ्रंशित रूप ही कहा था चेदीसगढ़, और चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहना है इतिहासकार हीरालाल जी का, है ना। इसमें मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी भाग जो है मौर्य वंश कहना चाहिए मौर्य शासन के अंतर्गत आता था। और दक्षिणी भाग जो है कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था। और अशोक के जीतने के बाद जो है कलिंग को जीतने के बाद पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, है ना। आगे देखते हैं यात्रा वृत्तांत। वेनसांग ने सियुकी नामक किताब में छत्तीसगढ़ को कियास लोक कहा था। नाट्यशाला की बात करें, सीता बेंगरा की गुफा है, 3वीं शताब्दी में बनी थी, प्राचीन प्रस्तर नाट्यशाला है। और डॉक्टर संतलाल कटारे ने इसका जो है विस्तृत अध्ययन किया है ना। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मित्र वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश। और इस प्रकार से गुप्त वंश आखिरी होता है किसमें, महाजनपद काल में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इसका पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। और इसका शॉर्ट्स में वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं पिकासो GS रिसर्च में, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ नाइस डे।